हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 सेकेंड टर्म से हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं। और इस चैप्टर का टाइटल है हमारा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इस चैप्टर का एक प्रीवियस लेक्चर भी आपके लिए हमारे इस चैनल के ऊपर पीएससी फॉर सीबीएसई को आप सर्च करेंगे तो वहां आपको इसका एक प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगा, वो वहां पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर, आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर यानी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सेकेंड टर्म का सिलेबस है हमारा क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के विषय में हम विस्तार पूर्वक इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरुआत कर लेते हैं अपने इस लेक्चर की। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप सभी को पता है कि दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। एक वर्ल्ड वॉर आपका रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था 1914 से और 1918 के मध्य ये लड़ा गया। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विश्व युद्ध था हमारा वो 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में इसकी समाप्ति हुई। लेकिन जो एक कॉमन बात है इन दोनों ही विश्व युद्धों के अंदर, आप देखोगे कि बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जन की, धन की, कृषि की, पशुओं की, संपत्ति की, कृषि की, प्रत्येक क्षेत्र में आप देखोगे कि हानि उठानी पड़ी। विशेष तौर पर आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर प्रथम विश्व युद्ध की तुलना में अधिक हानि हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापान के 2 प्रमुख शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा हमला किया गया था। और वो जो हमला किया गया था वो कोई सामान्य बमों से किया गया हमला नहीं था, वह हमला परमाणु बमों से किया गया था। और इसमें 2 परमाणु बम जो विश्व में काफी प्रसिद्ध हुए बमों के नाम वो प्रयोग किए गए अमेरिका के द्वारा। और उन बमों के नाम थे, हिरोशिमा पर जो प्रयोग किया गया वो था आपका लिटिल बॉय, और नागासाकी पर जो प्रयोग किया गया बम था वो था फैट मैन। तो लिटिल बॉय एंड फैट मैन आर द 2 एटॉमिक बॉम्ब यूज्ड बाय द यूएसए अगेंस्ट द 2 cities ऑफ जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउट बिटवीन द एक्सिस पावर एंड द अलाइड पावर 1939 टू 1945। ठीक है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेरी हार्मफुल टू कंपेयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी जो प्रमुख रूप से भाग लेने वाले देश थे, उन देशों का जो संबंध था वो यूरोपीय देशों से था। तो यानी कि चाहे वो जीतने वाले खेमे के देश हों, चाहे वो हारने वाले खेमे के देश हों, खेमे का मतलब ग्रुप, हानि दोनों को ही होती है। जब कोई वॉर होता है तो दोनों ही जो पक्ष होते हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जब 2 ग्रुप्स के बीच में, 2 खेमों के बीच में, 2 गुटों के बीच में जब कोई वॉर लड़ा जाता है तो हारने वाले यानी जो पराजित गुट होता है, जो हारने वाला ग्रुप होता है, उसको तो जनधन की हानि होती ही है। लेकिन जो जीतने वाले राष्ट्र होते हैं, जिनको विजयी प्राप्त हुए हैं, उनको भी आप देखोगे कि जन और धन की हानि को झेलना पड़ता है। किसी पूरी तरह से एक ही पक्ष का हानि हो या उसका नुकसान हो, ऐसा नहीं होता है। दोनों ही पक्षों को युद्ध के गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि किसी पक्ष का नुकसान अधिक हो सकता है और उसकी तुलना में दूसरे पक्ष का नुकसान कम हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि केवल शुद्ध रूप से केवल एक ही पक्ष की जनधन की हानि हुई है, तो ये कहना न्यायोचित नहीं होगा, ये ठीक नहीं होगा कहना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो यूरोप के देश भाग ले रहे थे, विजेता राष्ट्र और पराजित राष्ट्र, दोनों राष्ट्रों को ही बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि को झेलना पड़ा, भुगतना पड़ा। और उसके बाद में यूरोपीय देशों के पास में 2 विकल्प बचे हैं, जिसमें से 2 विकल्प कौन कौन से थे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद।
तो पहला विकल्प तो इनके समक्ष यह था कि जो यूरोपीय देशों की शत्रुता है वो कहां तक न्यायोचित है, क्या उस शत्रुता को, क्या यूरोपीय देशों के मध्य उत्पन्न उस शत्रुता के वातावरण को आगे बढ़ाया जाए, क्या ऐसा करना न्यायोचित होगा। और दूसरा विकल्प इनके पास में था कि परंपरागत शत्रुता, जो ट्रेडिशनल एक इनके बीच में दुश्मनी चली आ रही है यूरोपीय देशों के मध्य, और जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो क्या परंपरागत शत्रुता के स्थान पर मधुर संबंध स्थापित किए जाएं या किए जा सकते हैं। इस प्रकार के दो विकल्प यूरोपीय देशों के समक्ष थे। अब उसके बाद आपको पता है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके जस्ट बाद में ही आप देखोगे तुरंत ही कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, और जिसकी शुरुआत 1945 से होती है और 1991 तक ये वर्ल्ड वॉर चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शीत युद्ध ने अवसर ही नहीं दिया यूरोपीय देशों को कि वो इन दो विकल्पों पर कुछ अधिक विचार कर पाए। पहला विचार शत्रुता को आगे बढ़ाया जाए, दूसरा विचार शत्रुता के स्थान पर मधुर संबंध बनाए जाए। ये देश इस पर विचार करते, इससे पहले ही आप देखोगे कि शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, और शीत युद्ध ने तो यूरोपीय देशों के बीच शत्रुता को और बढ़ावा देने का काम कर दिया। तो इसी क्रम में हम यूरोपीय संघ को देखेंगे, यूरोपीय संघ को समझेंगे। यूरोपीय संघ की स्थापना आप देखेंगे कि 1992 में लिखा है मॉस्ट्रिस्ट संधि के द्वारा इसकी स्थापना हुई। लेकिन आप इसको यहां से देखना शुरू करेंगे जहां से यहां पर मार्शल योजना लिखा हुआ है। मार्शल योजना ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी और इसका वर्ष है 1947। इस योजना को जो बनाया था, जिसने इसको तैयार किया था, इसको प्लान किया था, इसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री थे। इन्हीं के द्वारा इस योजना को निर्देशित किया गया था, इसको स्थापित किया गया था, इसीलिए इनके नाम पर ही इसका नाम मार्शल योजना रख दिया गया और 1947 के वर्ष में इसको लागू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या बताया गया? अमेरिका की ओर से कहा गया कि द्वितीय और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर यूरोपीय देशों को जनधन की हानि हुई है। इन यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण में और आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से इस योजना को अमेरिका के द्वारा लागू किया जा रहा है। लेकिन बात ये केवल सहयोग करने की नहीं थी, बात थी यूरोपीय देशों को अमेरिका के द्वारा अपने पूंजीवादी खेमे में शामिल करने की। ठीक है, इस योजना के माध्यम से अमेरिका ये चाहता था कि यूरोप के अधिकांश देश इस लालच में, इस स्वार्थ में आ जाएं कि अमेरिका तो उनको आर्थिक सहयोग दे रहा है या फिर उनके आर्थिक पुनर्निर्माण में उनको मदद पहुंचाएगा, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय देश किसमें शामिल हो जाएंगे? अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि शीत युद्ध में अमेरिका का मुकाबला किसके साथ था? सोवियत संघ। और सोवियत संघ भी दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अपने खेमे में शामिल करने का प्रयास कर रहा था। और इसी श्रेणी, इसी क्रम में आप देखोगे कि अमेरिका ने मार्शल योजना नाम से एक योजना शुरू कर दी, ताकि नाम तो हो कि यूरोपीय देशों को हम आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं, परंतु भीतर से उनकी मंशा ये थी कि इस आर्थिक योजना के नाम पर यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के पूंजीवादी खेमे में शामिल हो जाएं। तो यहां से आप इसको देखना शुरू करेंगे, मार्शल योजना। इसके तत्पश्चात 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के माध्यम से ही अमेरिका ने यूरोपीय देशों को आर्थिक सहयोग किया। नाम से ही आप देख रहे हैं कि पता चल रहा है आपको, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यानी वह संगठन जो सहयोग करेगा, आर्थिक सहयोग करेगा। किसका करेगा? यूरोप के देशों का। तीसरे नंबर पर आप देखोगे यूरोपीय परिषद, 1949 में ये स्थापित हुआ ताकि यूरोपीय देशों की नीतियों में समानता को स्थापित किया जा सके। इसके बाद 1957 में रोम संधि हुई। रोम इटली की राजधानी है और इस संधि के द्वारा यूरोपीय देशों ने एक और ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। और जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय बन गया तो इसी का एक नया नाम 1992 में
बदल दिया गया maastricht संधि के द्वारा। इसी का एक नया नाम इसको दिया गया जो था यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय यूनियन का पुराना नाम अगर आपसे पूछे परीक्षा में तो आप बताओगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अगर इसका नया नाम पूछता है तो लिखेंगे यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992। लेकिन किस संधि के द्वारा हुई? maastricht संधि। यह संधि लागू कब हुई? 1993 में यह संधि लागू हो गई और इसी के द्वारा यूरोपीय संघ अपने अस्तित्व में आया। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने देश सदस्य हैं, तो आप लिखेंगे वर्तमान में 27 मुल्क हैं, 27 राष्ट्र हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। यदि पूछे इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप लिखेंगे यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स क्या है? ब्रुसेल्स राजधानी है, कैपिटल है। किस देश की राजधानी है? ये बेल्जियम की राजधानी है। द कैपिटल ऑफ द बेल्जियम इज ब्रुसेल्स एंड द हेडक्वार्टर ऑफ the European Union situated in the Brussels। अब आप आइए, यहां आगे लिखा है, आपको बताया गया है यूरोपीय संघ के अंग, ऑर्गन ऑफ द यूरोपियन यूनियन, द 5 टोटल ऑर्गन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। नंबर 1 यूरोपीय सुरक्षा परिषद, यानी यूरोप की सुरक्षा परिषद। यह सुरक्षा संबंधी विषयों को देखती है और प्रयास करती है कि यूरोप को सुरक्षित माहौल प्रदान किया जा सके। इसके लिए यूरोपीय सुरक्षा परिषद उत्तरदायी है। दूसरा आप देखेंगे यूरोपीय संसद। नंबर 3 आपके सामने लिखा है यूरोपीय मंत्री परिषद, यूरोपीय काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। इसके बाद में आपका सोशल एंड इकोनॉमिक कमिटी यानी कि सामाजिक आर्थिक समिति। और लास्ट है आपका 5वां इसका ऑर्गन है न्यायिक न्यायालय, जो इसका 5वां अंग है, 5वें अंग के रूप में कार्य कर रहा है। अब यहां पर प्रश्न ये भी बनेगा कि यूरोपीय संघ जैसा क्षेत्रीय संगठन क्यों बनाया गया? ये यूरोपीय देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और ये क्यों बनाया गया? तो आप देखेंगे यूरोपीय संघ के उद्देश्य, सबसे पहले यूरोपीय संघ का उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण, यानी कि बेरोक टोक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के व्यक्ति, पूंजी और वस्तु का आवागमन। 2 शब्द जुड़े हुए हैं, आवा मीन्स आना और गमन का मतलब होता है जाना, यानी आना और जाना। किन किन चीजों का? व्यक्ति का, पूंजी का और वस्तु का। इसके अलावा यूरोपीय संघ का दूसरा अन्य महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय इसका उद्देश्य है कृषि तथा उद्योग धंधों का विकास। अगला इसका पॉइंट है साझी सुरक्षा व साझी विदेश नीति को स्थापित करना, ताकि यूरोपीय देशों की एक समान सुरक्षा और विदेश नीति बन सके। और अन्य इसका पॉइंट है वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना। तो जो वन्य जीव हैं, जो वनों में रहने वाले जीव हैं, जिनके जीवन पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और पर्यावरण को जो हानि पहुंच रही है, चाहे वो पेड़ों की कटाई के कारण हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो, चाहे औद्योगिकीकरण के कारण हो, ठीक है, तो इस प्रकार के वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रयास करना, यह भी यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और इसके अलावा हम बात करेंगे यूरोपीय संघ के झंडे की। तो जो यूरोपीय संघ का झंडा है, फ्लैग ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर आप देखोगे कि वह नीले रंग का झंडा है, जिसमें सर्कल के अंदर गोल्डन यानी सुनहरे रंग के 12 सितारे बने हुए हैं। और ये 12 ही क्यों हैं? क्योंकि 12 जो अंक है, जो 12 नंबर है, वो कंसीडर किया जाता है, वो शुभ अंक के रूप में यूरोप में जाना जाता है 12 नंबर, ठीक है। तो इसीलिए यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सुनहरे रंग के सितारे हैं जो नीले रंग के झंडे पर दिखाई देते हैं। तो ये इसके झंडे के विषय में बताया। और ये 12 रंग के नीले सितारे किस बात का प्रतीक हैं? ये समग्रता का, संपूर्णता का और एकता का प्रतीक माने जाते हैं। तो आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले कारकों के बारे में, ठीक है। तो यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण कारक है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट जो हमारे सामने लिखे हुए हैं, इन पॉइंटों की सहायता से एक एक करके हम उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले प्रमुख कारकों में
गिनी जाती हैं या मानी जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पुराना संगठन। सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन के रूप में यूरोपीय संघ को जाना जाता है। यूरोपीय संघ की शुरुआत 1992 में maastricht संधि के द्वारा हुई थी, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं वो खोजी जाती हैं 1948 में। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन जब बना था, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के बाद से इसकी शुरुआत मान ली जाती है। 1949 में यूरोपीय परिषद और उसके बाद 1957 में रोम संधि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया गया था, और उसके बाद में फिर 1992 में आपका बना था यूरोपीय संघ। इसीलिए यूरोपीय संघ को सबसे पुराना विश्व का क्षेत्रीय संगठन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन होने के कारण भी इसको काफ़ी ये प्रभावित रहा है, विश्व को इसने प्रभावित किया है, और यूरोपीय संघ को भी प्रभावी बनाने वाला ये प्रमुख कारक माना जाता है, क्योंकि सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन है। तो इसीलिए अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ में यदि जब इसकी तुलना की जाती है तो देखा जाता है कि सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठन के रूप में ये स्थापित हुआ था, और यही एक कारण है जो इसको प्रभावी भी बना रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने, समान राजनीतिक रूप। जैसा कि आप सभी को ये पता भी है कि यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई, इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि 27 सदस्य देश इसके हैं। तो इसका क्या है, साझा संविधान है, साझा स्थापना दिवस, साझा यहाँ झंडा है इसका, और झंडे के अंदर मैंने आपको बताया था कि 12 सुनहरे रंग के सितारे हैं, जो सदस्य देशों की एकता का, उनकी समग्रता और संपूर्णता का प्रतीक है। इसके अलावा इसका एक गान है, जैसे हर एक देश का अपना राष्ट्रगान होता है, इसी तरीके से यूरोपीय संघ जो एक क्षेत्रीय संगठन है, इसके 27 सदस्य देशों का एक साझा गान है, और सभी सदस्य देशों की एक मुद्रा है, यूरो मुद्रा, और इस यूरो मुद्रा को सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है। इसके अलावा इसको अधिक प्रभावी बनाने वाला एक अन्य प्रमुख कारक जो आपका थर्ड पॉइंट है, वो है साझी नीतियाँ। इसकी जो नीति है, विशेषकर आप देखोगे कि यूरोपीय संघ की जो सुरक्षा नीति है और यूरोपीय संघ के देशों की जो विदेश नीति है, वो साझी नीति है, और उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति को भी बनाया गया है, ताकि यूरोपीय संघ को और अधिक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन के रूप में स्थापित किया जा सके, और सुरक्षा नीति और विदेश नीति की जो समानता है वो सभी सदस्य देशों में स्थापित हो सके। इसलिए साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति को बनाया गया। इसके अलावा कूटनीतिक महत्व क्या है इसका कूटनीतिक महत्व ये है कि आपको पता है कि जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो सुरक्षा परिषद है, उस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश इसका है फ्रांस। फ्रांस इसका एक स्थायी सदस्य देश है। आप सबको पता है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, और इन 5 स्थायी सदस्य देशों में से एक सदस्य देश फ्रांस है, और फ्रांस जो है वो यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण देश है, और जिसके पास में वीटो शक्ति है। और वीटो शक्ति होने के कारण फ्रांस को इतना महत्व मिल गया है, फ्रांस को इतनी शक्ति मिल गई है कि यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विषय में या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से दखल भी दे सकता है। इसका फ्रांस का इतना अधिक महत्व हो गया है यूएनओ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के कारण। पांचवा और हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आर्थिक महत्व। इसका जो जीडीपी है, यूरोपीय संघ जो एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो पूरे एक वर्ष के अंदर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित जो जीडीपी है वो 12,000 अरब डॉलर से भी अधिक रहता है इसका। और विश्व व्यापार में जब इसकी हिस्सेदारी की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स से 3 गुना ज़्यादा विश्व व्यापार के अंदर इसकी हिस्सेदारी है। और यहाँ तक ये भी एक आंकड़ा है कि 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था थी, और यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है यूरो, ये डॉलर के लिए कहीं ना कहीं खतरा बनती जा रही है। आज आपको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किसे मान्यता मिली हुई है? मान्यता मिली हुई है आपकी डॉलर को। और विश्व के अधिकांश देश
जो अपना लेन देन करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे वो द्विपक्षीय हो चाहे वो बहुपक्षीय हो, वो सभी जो लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन या व्यापारिक जो भी आर्थिक लेन देन है, उन सब का जो भुगतान होता है वो सब डॉलर के अंदर होता है। लेकिन जिस तरीके से यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो बहुत तेज़ी के साथ में एक महत्वपूर्ण अपना आकार बनाती चली जा रही है, उससे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं भविष्य के अंदर अमेरिका की मुद्रा डॉलर के लिए यह एक खतरा बन जाएगी और डॉलर का स्थान कहीं ना कहीं यूरो धारण कर लेगा। इसके अलावा पांचवा और इसका लास्ट 6 पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है इसका सैन्य प्रबलता। सैन्य प्रबलता के विषय में ये माना जा रहा है कि यह न केवल एक आर्थिक बल्कि अपने आप को एक सैन्य संगठन के रूप में भी स्थापित करने में ये कहीं ना कहीं सफल और कामयाब हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक सैन्य संगठन के रूप में भी ये अपनी जगह, ये अपना स्थान बना चुका है। और इसका जो रक्षा बजट होता है, प्रत्येक देश का एक रक्षा बजट होता है। भारत सहित विश्व के अनेक देश अपनी देश की सेना के ऊपर जो खर्चा करते हैं उसका जो विवरण होता है उसी को रक्षा बजट कहा जाता है। तो रक्षा बजट भी अगर आप देखोगे, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी सेना पर खर्चा जो करता है वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि हमारा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसका रक्षा बजट सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अपनी सेना पर, आधुनिक हथियारों पर, अपने सैनिकों के प्रशिक्षण पर सबसे ज़्यादा ये पैसा खर्च करता है। लेकिन यूएसए के बाद में दूसरे नंबर पर आता है हमारा यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है। ये दूसरा ऐसा संगठन या दूसरा ऐसा इसका स्थान है जो यूएसए के बाद में अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्चा करता है। इसका रक्षा बजट यूएसए के बाद सबसे अधिक है। लेकिन यूरोपीय संघ को हमने प्रभावी बनाने वाले कारकों की चर्चा की है। इसके बाद में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर यूरोपीय संघ की खामियों के विषय में। यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले अनेक कारक तो हैं, लेकिन यूरोपीय संघ के अंदर अनेक, इस संगठन के अंदर खामियां भी हैं, कुछ ना कुछ त्रुटियां और कमियां भी हैं जो इसको वीक बनाने का काम करती हैं, जो इस संगठन को मजबूत बनाने के रास्ते में कहीं ना कहीं बाधक हैं या रुकावट के रूप में काम कर रही हैं। तो पहला पॉइंट इसका है, यूरोपीय संघ का सारा कुछ साझा है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको इस पॉइंट में बताया था कि साझा स्थापना दिवस है इसका, साझा झंडा, साझा गान और साझी इसकी मुद्रा है यूरो, साझी संसद है। लेकिन अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी यूरोपीय संघ के देश अभी तक अपना एक साझा संविधान नहीं बना पाए हैं। साझा संविधान को बनाने की दिशा में अभी इन देशों के प्रयास विफल ही रहे हैं। ये अपना साझा संविधान बनाने का अनेक बार प्रयास इनकी तरफ से किया गया, इनकी ओर से किया गया है, लेकिन साझा संविधान बनाने में अभी इनको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। इसके अलावा इसकी मुद्रा यूरो है, लेकिन समस्या ये है कि इसके सभी सदस्य देश इस यूरो मुद्रा को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे सदस्य देश हैं जो यूरो मुद्रा को नहीं अपनाना चाहते हैं। वह अपनी मार्केट के अंदर, अपने लेन देन के अंदर, अपने वित्तीय आयात निर्यात के अंदर, अपने व्यापारिक एक्टिविटीज़ के अंदर यूरो मुद्रा को प्रयोग करने की बजाय उसके विकल्प के रूप में अपने ही देश की मुद्रा को उपयोग करना चाहते हैं। तो ये भी यूरोपीय संघ जो क्षेत्रीय संगठन है उसके लिए एक ये वीक पॉइंट ही कहा जाएगा कि इसके सभी सदस्य देश इसकी साझी मुद्रा को नहीं अपना रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे इसका जो थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति है। किसकी साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति है? यूरोपीय संघ के देशों की। यहाँ मैंने बताया आपको कि साझी सुरक्षा और साझी विदेश नीति है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके सदस्य देश कैसा बर्ताव करते हैं? वो बर्ताव करते हैं कि जैसे वो इस संगठन के सदस्य ही ना हो, जैसे वो स्वतंत्र हों, और इसी तरीके का व्यवहार, स्वतंत्र व्यवहार वो करते भी हैं। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सन 2003 के अंदर जब अमेरिका ने और अमेरिका के साथी देशों ने इराक पर, सद्दाम हुसैन का जो इराक था
उस पर जब आक्रमण किया, तब यूरोपीय संघ के जो सदस्य देश, विशेषकर जिसमें आप देखोगे ब्रिटेन, हालांकि आज ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, आज ये यूरोपीय संघ से इसने अपने आप को अलग कर लिया है, ये पृथक हो गया है, इसने सेपरेशन का रास्ता अपना लिया अपने आप को इससे अलग करते हुए। लेकिन मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, जिस समय ब्रिटेन यूरोपीय संघ का सदस्य हुआ करता था, और जिस समय 19 मार्च 2003 में अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के साथी देशों के द्वारा जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया, जिस समय सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति थे, उस समय ब्रिटेन जो यूरोपीय संघ का सदस्य था उसने अमेरिका की सहायता की थी। वो अमेरिका के इस सैन्य अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसने भाग लिया था। लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे कि यूरोपीय संघ के दो महत्वपूर्ण देश, जिसमें एक फ्रांस और दूसरा जर्मनी, इन्होंने अमेरिका द्वारा इस सैन्य अभियान की जो शुरुआत की गई थी, उस सैन्य अभियान की निंदा की थी, इराक के ऊपर किए जाने वाले हमले की निंदा की थी। ये सब हम इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हमने यूरोपीय संघ को प्रभावी बनाने वाले कारक और यूरोपीय संघ की खामियों को पढ़ा है। ठीक है, आगे हम अपना टॉपिक जो इसी चैप्टर का आगे टॉपिक है चीन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक हमारे इस चैनल के साथ में आप सब लोग जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी हमारी वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी आपकी समस्या है उसको बताएं। तब तक के लिए PSC for CBSE।